नमस्कार। सुर्खियों के बाद सबसे पहले बात करेंगे न्यूज 18 की खबर पर लगी मुहर की। शिवराज कैबिनेट में मंत्रियों के विभाग बांट दिए गए हैं। सीएम शिवराज ने सामान्य प्रशासन, नर्मदा घाटी, जनसंपर्क, विमानन और वो सभी विभाग अपने पास रखे हैं जो फिलहाल किसी और को नहीं दिए गए हैं। इसके अलावा नरोत्तम मिश्रा गृह, जेल, विधि और संसदीय कार्य की जिम्मेदारी संभालेंगे। गोपाल भार्गव लोक निर्माण विभाग और कुटीर विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। तुलसीराम सिलावट पहले से ही उन्हें जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी थी। मत्स्य विभाग की जिम्मेदारी और एड ऑन कर दी गई है। विजय शाह वन विभाग, जगदीश देवड़ा वाणिज्य कर और बिसाहूलाल ये खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग संभालेंगे। सिंधिया समर्थकों को राजस्व, परिवहन, खनिज, महिला और बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग, ऊर्जा, नवकरणीय ऊर्जा, औद्योगिक नीति, उद्यानिकी, स्कूल शिक्षा ऐसे महत्वपूर्ण महकमे मिले हैं। गोपाल भार्गव को लोक निर्माण, कुटीर और ग्रामोद्योग की जिम्मेदारी। हरदीप सिंह डंग नवकरणीय ऊर्जा, पर्यावरण। राजवर्धन सिंह दत्तीगांव औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन। भारत सिंह कुशवाहा उद्यानिकी और नर्मदा घाटी। ये लगातार चेहरे भी हम आपको दिखा रहे हैं किससे क्या जिम्मेदारी मिली है। यशोधरा राजे खेल की जिम्मेदारी पहले भी वो संभाल चुकी हैं। इंदर सिंह परमार राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा स्वतंत्र प्रभार। रामखिलावन पटेल राज्य मंत्री पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण स्वतंत्र प्रभार। रामकिशोर राज्य मंत्री आयुष स्वतंत्र प्रभार। ब्रजेंद्र सिंह यादव राज्य मंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग। मोहन यादव उच्च शिक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। आरएसएस काफी करीबी हैं। गोपाल भार्गव पीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी गोपाल भार्गव को दी है। इसके अलावा भी उनके पास विभाग हैं। नगरीय प्रशासन भूपेंद्र सिंह पिछली शिवराज सरकार में गृह मंत्री भी रहे हैं। यशोधरा राजे सिंधिया खेल मंत्रालय की जिम्मेदारी पिछली शिवराज सरकार में भी उनके पास थी। विश्वास सारंग चिकित्सा शिक्षा के साथ साथ गैस त्रासदी से जुड़ा हुआ जो महकमा है उसे भी संभालेंगे। तुलसी सिलावट जल संसाधन के साथ साथ मत्स्य विभाग से जुड़ी जिम्मेदारी भी बढ़ाई गई है। बिसाहूलाल सिंह खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की जिम्मेदारी इन्हें दी गई है। इमरती देवी वो तो अपने विधानसभा क्षेत्र में काम भी शुरू कर चुकी हैं। महिला और बाल विकास मंत्री बनाई गई हैं। इससे पहले भी कांग्रेस की सरकार में भी इमरती देवी के पास महिला और बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी थी। एनएल सिंह कंसाना लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग इन्हें दिया गया है। और दिग्विजय सिंह के पहले काफी करीबी माने जाते थे, अब बीजेपी के साथ हैं। अरविंद भदौरिया राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन की जिम्मेदारी दी गई है। और न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए स्वतंत्र प्रभार मंत्री भरत सिंह कुशवाहा ने कहा कि चंबल में विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज की अगुवाई में प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। भारत सिंह कुशवाहा हैं जो स्वतंत्र प्रभार उन्हें मिला है उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण का। हम उनसे बातचीत करेंगे और सुबह के वक्त में टहलने के लिए वो निकले हुए हैं। कब आपको जानकारी मिली कि ये डिपार्टमेंट आपको दिया गया? मुझे सुबह ही जानकारी आपके चैनल के माध्यम से मिली और ये दोनों विभाग जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे स्वतंत्र प्रभार के रूप में दिए, निश्चित रूप से उनमें काम करने की अपार संभावना है और मेरा प्रयास रहेगा कि दोनों विभागों में स्वतंत्रता के रूप में काम करने का जो अवसर प्रदान हुआ है, मुख्यमंत्री जी ने जो विश्वास व्यक्त किया है उस विश्वास पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। जब भी राज्य मंत्री होते हैं और स्वतंत्र प्रभार मिल जाता है तो एक तरीके से आप पूरे सर्वा डिपार्टमेंटली हो जाते हैं। उद्यानिकी को लेकर और खाद्य प्रसंस्करण को लेकर आपका क्या प्लानिंग है? क्योंकि मध्य प्रदेश में पिछले काफ़ी वक्त से ये बात होती रही है कि ये करेंगे इनोवेशन में, ये करेंगे इनोवेशन में, ऐसा कुछ आपने सोच रखा है? चूँकि विभाग अभी 1 घंटे पहले पता पड़ा है, अब निश्चित रूप से पहले विभाग में बैठ के उसको समझेंगे और ठीक प्रकार से उसकी स्टडी करके कि शोर अब में काम करना है उसमें पूरी तरह से ध्यान देंगे। अच्छा, एक बात और है, इस डिपार्टमेंट से अलग मैं अगर पूछूं तो ग्वालियर चंबल से आप आते हैं, जो सिंधिया खेमे के मंत्री आए हैं, बड़े बड़े वजनदार डिपार्टमेंट्स उनको मिले हैं। क्या लगता है आपको कि उनकी परफॉर्मेंस और आपकी परफॉर्मेंस में क्या कुछ आपको लगता है कि आप उतना बेहतर भी कर पाएंगे? निश्चित रूप से ये व्यक्ति के ऊपर रहता है कितना मेहनत करेंगे किस विभाग में,
और जब ठीक प्रकार से मेहनत करते हैं तो न तो यहाँ कोई गुट वाली बात है न कुछ है। यहाँ तो सम्मान नेता शिवराज सिंह चौहान है, उनके नेतृत्व में सारे मंत्री काम करेंगे और निश्चित रूप से प्रदेश प्रगति की ओर जाएगा, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं। कैमरामैन दीपक के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। इधर राज्य मंत्री रामकिशोर कांवरे ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि जो जिम्मेदारी मिली है उसे निभाने का काम वो करेंगे। कोरोना संकट में आयुष के इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर उनका फोकस होगा। सरकार के मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो चुका है और राज्य मंत्री रामकिशोर कांवरे हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको आयुष विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। आयुष विभाग वो भी स्वतंत्र प्रभार, और ऐसे समय में जब कोरोना का संकट चल रहा है, आयुष की भूमिका बड़ी होगी, तो आपको नहीं लगता एक बड़ी जिम्मेदारी आपके पास दी है? देखिए, जिम्मेदारी छोटी हो या बड़ी हो, जिम्मेदारी होती है। यदि आपके मन में लोगों की सेवा करने का भाव है तो कोई जिम्मेदारी छोटी नहीं है, कोई जिम्मेदारी बड़ी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो जिम्मेदारी मुझे दी है, निश्चित रूप से इस प्रदेश के विकास के लिए, इस प्रदेश के हमारे इस कोरोना महामारी में जहाँ पर आयुर्वेद का एक अलग स्थान है, आयुर्वेद के माध्यम से हम कैसे लोगों को स्वस्थ रख सके, कैसे हम अपने आयुर्वेद से बनी हुई औषधि को गांव-गांव तक के पहुंचा सके, जिसके कारण निश्चित रूप से जब ये भारत देश आयुर्वेद का एक अलग स्थान माना जाता है, विश्व में एक अलग स्थान माना जाता था, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में भी इस आयुर्वेद को अलग स्थान मिलेगा। ये मध्य प्रदेश वनों से संपदा से भरा हुआ, यहाँ पे अनेक प्रकार की औषधि हैं। कांवरे जी, कोरोना संकट से बचने के लिए राज्य सरकार ने त्रिकटु चूर्ण लॉन्च किया था, उसका इस्तेमाल आप भी करते होंगे? निश्चित रूप से करते हैं, और इस काढ़ा का उपयोग हम गांव-गांव तक कैसे कर सके, इसके लिए मैं भी बैठक बुलवाऊंगा और निश्चित रूप से इसको और गति देंगे और गांव-गांव तक के हम इस चूर्ण को पहुंचाने का काम करेंगे। जल संसाधन विभाग की भी जिम्मेदारी आपके पास है, उसके भी आप राज्य मंत्री बनाए गए, तो सरकार की प्राथमिकता में ये भी है कि सिंचाई की जो व्यवस्था है उसको तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाए। देखिए, जल संसाधन का भी मुझे राज्य मंत्री का दायित्व है। निश्चित रूप से हम कैसे इरिगेशन को आगे करें, कैसे हमारे किसान के खेत तक हम पानी पहुंचा पाए, उसकी हमारे को चिंता है, चूंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं। इसके अलावा जो विभागों का बंटवारा हुआ है, उसके आपको लगता है कहीं कोई नाराजगी जैसे हालात होंगे? एक तरफ सिंधिया समर्थक जितने मंत्री थे उनको भी भारी भरकम विभाग की जिम्मेदारी दे दी, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो या दूसरे विभाग हो, पंचायत। देखिए, कोई नाराजगी नहीं है, ये तो कांग्रेस के लोग बोलेंगे नाराजगी। देखिए, विभाग कोई भी हो, हमारा पहला उद्देश्य, हमारा पहला लक्ष्य है इस प्रदेश की जनता की सेवा करना, और उन विभागों के माध्यम से हम जनता की सेवा करेंगे। तो ये है रामकिशोर कांवरे, जिनको आयुष विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि आयुर्वेद को किस तरीके से पद्धति को बढ़ावा दिया जाए, उसको लेकर वो विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, और किस तरीके से सिंचाई की व्यवस्थाओं को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाए उसको लेकर भी उनका फोकस होगा। कैमरामैन खिलान के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और मंत्रियों के विभागों के बंटवारे के बाद आज शिवराज कैबिनेट की पहली बैठक होनी है। बताया जा रहा है कि दोपहर 3 बजे कैबिनेट की ये अहम बैठक होगी। जिम्मेदारी बांटने के बाद आज शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक, जिसमें कई महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा होगी। इधर बीजेपी के वरिष्ठ नेता अजय बिश्नोई ने फिर से नाराजगी जताई है। इस बार ट्वीट के जरिए उन्होंने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इस हाथ दे उस हाथ ले का शानदार उदाहरण प्रस्तुत हुआ है। उन्होंने ये भी लिखा कि अगर आप भाजपा को ले जाना कहाँ चाहते हैं, बीजेपी को ये बताना होगा या फिर संस्कारों का उल्टा पाठ पढ़ाना होगा। और निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है। इंदौर हाईकोर्ट और जबलपुर हाईकोर्ट के अलग अलग फैसलों से विरोधाभास पैदा हुआ है। इंदौर की याचिका भी जबलपुर मुख्य पीठ स्थानांतरित कर दी गई है। फीस वसूली को लेकर हाईकोर्ट दे सकता है अहम आदेश। ये बड़ा मसला है और लगातार इसे लेकर अब ये मामला अदालत पहुंच चुका है। हाईकोर्ट चीफ जस्टिस की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। दरअसल इंदौर हाईकोर्ट और जबलपुर हाईकोर्ट इन्होंने अलग अलग फैसले दिए मनमानी फीस वसूली से जुड़े हुए, निजी स्कूल की फीस वसूली से
और यही वजह है कि अब पूरा मामला जबलपुर मुख्य पीठ, जबलपुर हाईकोर्ट भी जिसे कहा जाता है, वहां पर स्थानांतरित कर दी गई है। प्रतीक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक, पूरी जानकारी, कब ये सुनवाई होगी और ये जो विरोधाभासी फैसले थे इनका भी थोड़ा सा जिक्र करें। देखिए, बेशक एक बहुत ही संजीदा मसला इस समय मध्य प्रदेश में है, वो है स्कूल फीस वसूली का। चूंकि हर घर में नौनिहाल रहते हैं, उनकी फीस जो है दरअसल सबसे ज्यादा मध्यम वर्गीय परिवार जो है वो इससे परेशान है। आप बता दें कि लॉकडाउन के चलते स्कूल बंद चल रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई बीच में चली, उसको भी रोक लगा दी गई। इस बीच स्कूल जो है, निजी स्कूल जो है वो लगातार फीस वसूल रहे हैं और तय जो मानक किए गए थे कि सिर्फ ट्यूशन फी वसूली जाए, तो ट्यूशन फी का भी आंकड़ा इतना ज्यादा है कि कहीं ना कहीं वो जेब पे भारी पड़ रहा है। इस बीच इंदौर हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया था कि अप्रैल माह में जो प्रदेश सरकार ने आदेश निकाला था कि सिर्फ स्कूल ट्यूशन फीस वसूल सकते हैं, उस पर इंदौर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। इस बीच जबलपुर हाईकोर्ट में भी एक याचिका लगाई गई। जबलपुर हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, सिर्फ स्कूल फीस ही वसूली जाए और मध्य प्रदेश सरकार ने उचित आदेश जारी किया है। अब दो अलग अलग आदेश होने से विरोधाभास की स्थिति थी। इस बीच एक फ्रेश पिटीशन नागरिक उपभोक्ता मंच की ओर से मुख्य पीठ में लगाई गई और पिछली सुनवाई में चीफ जस्टिस ने कहा कि सभी मामलों को वो खुद सुनेंगे और आज शुरुआत में ही सभी मामले लगे हुए हैं, तो संभवतः 11 या 12 बजे तक अहम आदेश संभावित है आ सके स्कूल फीस को लेकर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक इस तमाम जानकारी के लिए। नजरें आप बनाए रखें, आगे भी आपके जरिए अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। खबर रायपुर से, जहां प्रयास और एकलव्य आवासीय स्कूलों की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। 14 और 16 जुलाई को जो प्रवेश परीक्षा होनी थी उसे अभी स्थगित कर दिया गया है। अगले आदेश तक ये प्रवेश परीक्षा स्थगित की गई है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे के मद्देनजर ये फैसला लिया गया। प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। तो कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे के मद्देनजर ये अहम फैसला लिया गया है और इसकी वजह ये भी है 4000 के पार यहाँ पर केस जा चुके हैं। अभी करीब 900 एक्टिव केसेस हैं और यही वजह है कि फिलहाल प्रयास और एकलव्य आवासीय स्कूलों का जो प्रवेश पात्रता परीक्षा है वो फिलहाल स्थगित कर दी गई है। 14 और 16 जुलाई को ये प्रवेश परीक्षाएं आयोजित थीं, जिन्हें फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। अगले आदेश तक ये परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे के मद्देनजर ये अहम फैसला लिया गया है। प्रयास और एकलव्य आवासीय स्कूलों की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। सहयोगी देवव्रत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवव्रत, पूरी जानकारी विस्तार से। देवव्रत, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो बताएं, पूरी जानकारी विस्तार से दर्शकों को दें। जी बिल्कुल, प्रयास और एकलव्य के जो आवासीय विद्यालय थे, इनमें प्रवेश परीक्षा के जरिए एंट्री मिलती है और खासकर ये विद्यालय जो है ये प्रदेश के जो आदिवासी बच्चे हैं उनके लिए ये विद्यालय बनाए जाते हैं, जिसमें हर साल जो परीक्षाएं होती है और परीक्षाओं के थ्रू ही एडमिशन मिलता है। 14 और 16 जुलाई को इसकी परीक्षा ली जानी थी, 9वीं में प्रवेश मिलता है और यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी जो है वो सरकार करवाती है आदिवासी वर्ग के बच्चों को। लेकिन इस बार ये कोरोना संक्रमण की वजह से परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है। 14 जुलाई को प्रयास आवासीय विद्यालय के लिए परीक्षा थी और 16 जुलाई को एकलव्य विद्यालय के लिए। तो अभी जिस तरह से संक्रमण का खतरा बढ़ा है उसके मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा था कि अगर कोई परीक्षार्थी कंटेनमेंट जोन में होता है तो उसको भी परीक्षा देने में दिक्कतें आ सकती थी, लिहाजा अभी प्रवेश परीक्षा नहीं होगी। और अब प्रवेश के लिए किस तरह के नए नियम बनाए जाते हैं, किस तरह से आदिवासी बच्चों को इसमें प्रवेश दे पाएंगे, इसे लेकर के अभी विभाग में समीक्षा चल रही है। हालांकि अभी फिलहाल के लिए परीक्षा जो है वो रद्द कर दी गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवव्रत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी देवव्रत हमारे साथ जुड़े हुए थे। फिलहाल परीक्षा स्थगित की गई। ब्रेक के बाद खबर भोपाल से। भोपाल में आज कोरोना के 83 नए मरीज मिले हैं। नगर निगम कॉलोनी में 5 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जज कॉलोनी में भी एक शख्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दूसरी बटालियन के जवान की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कोटरा, सुल्तानाबाद, इब्राहिमगंज, अरेरा कॉलोनी, नीलबड़, बुधवारा समेत
शहर के अलग अलग इलाकों से कोरोना संक्रमित मिले हैं। पूजा हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूजा, पूरी जानकारी। संक्रमण ग्राफ है वो बढ़ता ही जा रहा है। शहर में बहुत तेजी के साथ अब मामले आ रहे हैं। संख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि 50 के पार ही रोजाना के मामले आ रहे हैं। और खास बात यह है कि अनलॉक फेज में ये संक्रमण जो है वो बढ़ता ही जा रहा है और लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपनी चपेट में लेता जा रहा है। शहर का अब ऐसा कोई भी इलाका बचा नहीं है जहां पर ये संक्रमण ना पहुंचा हो। धीरे धीरे हॉटस्पॉट जोनों से निकल करके बाहर आ रहा है। पहले इसने अपना कब्जा पुराने इलाके जो शहर के हैं उसमें जमाया था, लेकिन अब धीरे धीरे घनी आबादी के साथ साथ उन क्षेत्रों में भी कोरोना पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है जहां लोग पहले से रह रहे हैं, जहां पर पॉश कॉलोनियां एस्टैब्लिश हैं, वहां पर भी कोरोना अब अपनी चपेट में लोगों को लेता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ खास स्पेसिफिक एरिया हैं जो हॉटस्पॉट जोन शहर के बन चुके हैं, जैसे सुल्तानाबाद, कोटरा, अशोका गार्डन, ये ऐसे एरिया हैं जहां से रोजाना संक्रमण के मामले निकल करके सामने आ रहे हैं। और खास बात यह है कि बच्चों के साथ साथ बुजुर्ग या हर वर्ग के लोग अब इसकी चपेट में आसानी से आते हुए दिखाई दे रहे हैं और लक्षण भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे ये वायरस म्यूटेशन अपनाता जा रहा है और म्यूटेशन के तहत इसमें कई एक बदलाव हो रहे हैं, जिसकी वजह से लक्षण भी अब इसके बदलते जा रहे हैं। पहले कहा जा रहा था कि सर्दी खांसी जुकाम बुखार ऐसा कुछ हो तो इसे कोरोना के लक्षण माने जाते थे। फिर धीरे धीरे इसमें पता चला कि सूंघने की क्षमता भी लोगों की खत्म होती जा रही है, लोग टेस्ट भी आइडेंटिफाई नहीं करते जा रहे हैं। तो धीरे धीरे वायरस समय के साथ अपने लक्षण भी बदलता जा रहा है, जिसकी वजह से लोग ये चिन्हित नहीं कर पा रहे हैं कि क्या उनको जो सिम्टम्स है वो वाकई कोरोना के हैं या नहीं है। ये बात तब सामने निकल करके सामने आ रही है जब उनको अपने आप में कुछ फील होता है कि नहीं, वो पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं है या कोई सेंस है जो उनका काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से वो खुद को संदिग्ध मानते अपनी जांच करवाते हैं। और जांच के दौरान जब रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है तब पता चलता है कि मरीज जो संदिग्ध था वो कोरोना पॉजिटिव है और इसके तहत तब तक उनका मिलना जुलना लगातार जारी रहता है, जिसकी वजह से एक बड़ी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री बनती जाती है और कई लोग इसकी चपेट में आसानी से आ जाते हैं। और ये ट्रांसफर अब क्लस्टर, भोपाल में अगर बात करते हैं तो क्लस्टर ट्रांसमिशन के तहत इसका बहुत इजीली ट्रांसमिट हो रहा है वायरस, क्योंकि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर ये वायरस उनकी तरफ पहुंचा कैसे। कई लोग, हालांकि ये ऐसा लगता है कि सख्ती भी बरती जा सकती है, जिस तरीके की खबर इंदौर से भी मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी पूजा हमारे साथ जुड़ी हुई थी। और जैसा कि अभी हमने आप जिक्र किया कि इंदौर में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, संक्रमण बढ़ता जा रहा है। नए मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक 92 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं, 4 मरीजों की मौत की पुष्टि की गई है। इस तरीके से अब संक्रमण के मामले यहां बढ़कर हो जाते हैं 5352। कोरोना के चलते अब तक 269 लोगों की जान भी चली गई है। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। रविवार की अगर बात कर ली जाए, यहां 184 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। अकेले रायपुर में ही 99 केस सामने आए हैं। इस तरीके से छत्तीसगढ़ में, पूरे छत्तीसगढ़ की अगर बात कर ली जाए, 909 एक्टिव केसेस हैं जिनका अलग अलग जगहों पर इलाज चल रहा है। और अब तक कोरोना के मामलों की अगर बात कर ली जाए, 4081 मामले यहां हो चुके हैं। कोरोना से अब तक छत्तीसगढ़ में 19 लोगों की जान भी गई है। रायपुर में 10 और नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। इस तरीके से रायपुर में ही अगर कंटेनमेंट जोन की बात कर ली जाए तो ये संख्या पहुंच गई है 100 तक। और इस वक्त बड़ी खबर धमतरी से मिल रही है। पुलिस महकमे में बड़ी सर्जरी की गई है। 354 पुलिसकर्मियों का एक साथ तबादला कर दिया गया। नक्सल प्रभावित इलाकों में, नक्सल प्रभावित जो थाने हैं वहां पर ये तैनात थे और इन कांस्टेबल को अब शहरी थानों में भेजा गया है। तबादला सूची में महिला कांस्टेबल का नाम भी शामिल है। एएसपी मनीषा ठाकुर रावटे ने इस बात की जानकारी दी है। और पुलिस महकमे में मैदानी अमले में, खासतौर पर पुलिस के मैदानी अमले में बड़ी सर्जरी की गई है। खबर बिलासपुर से, जहां जू में नहीं थम रहा है मौत का सिलसिला। कानन पेंडारी जू में चीतल की मौत हो गई। 2 चीतलों के बीच लड़ाई हुई, इसमें एक चीतल की जान चली गई, एक चीतल की मौत हो गई। लगातार वन्य प्राणियों की मौत का सिलसिला बिलासपुर जू की हम बात कर रहे हैं। कानन पेंडारी जू में चीतल की मौत हुई है। 2 चीतलों के बीच लड़ाई हुई और स्थितियां ये हुई कि एक चीतल
कल को जान गंवानी पड़ी। और आज सावन का दूसरा सोमवार है। सावन के मौके पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में अहले सुबह 2:30 बजे भस्मारती की गई। कोरोना के चलते भस्मारती में आम श्रद्धालुओं की एंट्री नहीं रखी गई थी। आज बाबा का भांग से श्रृंगार किया गया और आज शाम 4 बजे बाबा महाकाल अपने भक्तों का हालचाल जानने के लिए शहर भ्रमण पर निकलेंगे। बाबा की सवारी का मार्ग इस बार परिवर्तित कर दिया गया, चेंज कर दिया गया है। आम श्रद्धालुओं को इसमें एंट्री नहीं मिलेगी। और सावन महीने के दूसरे सोमवार को आज भगवान पशुपतिनाथ के दरबार में उनकी विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। आज हो रही पूजा में भक्त और पुजारी दोनों ने मिलकर भोलेनाथ से कोरोना को खत्म करने की गुहार लगाई है। इसके अलावा अच्छी बारिश की प्रार्थना भी की गई। और सावन के दूसरे सोमवार पर रायपुर के प्राचीन बुढ़ेश्वर मंदिर में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की गई। वहीं कोरोना के चलते खास एहतियात के साथ भक्त मंदिर पहुंचे। श्रद्धालुओं को मंदिर के भीतर जलाभिषेक और फूल चढ़ाने की अनुमति नहीं दी गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।